गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है विवेक कुमार एंड स्वागत है आपका इंजीनियर्स स्टडी जोन में। तो हम लोग पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन WRE का फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज। हम लोग जानते हैं कि यूनिट नंबर 1, 2, 3 डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी। हम लोग को डिस्कस करना है यूनिट नंबर 4। तो आज हम लोग यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग ने ये पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला 5 स्टार क्वेश्चन, दूसरा 3 स्टार क्वेश्चन और तीसरा 1 स्टार क्वेश्चन। 5 स्टार क्वेश्चन वाले में हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन को सेट किया है कि जो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 5 स्टार के साथ साथ 3 स्टार वाले क्वेश्चन को भी पढ़ के जाने पर बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और अगर 1 स्टार को भी पढ़ के चले जाते हैं तो एक सिलेबस का कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑफ लिफ्ट इरिगेशन स्कीम विथ कंपोनेंट। मतलब लिफ्ट इरिगेशन का जो जो स्कीम है उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट भाग लेता है। ठीक है, कौन कौन सा कंपोनेंट है उसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज परकुलेशन टैंक। परकुलेशन टैंक क्या होता है, व्हाट आर द पॉइंट टू बी नोटेड व्हाइल सेलेक्टिंग ए साइट फॉर परकुलेशन टैंक। जब हम लोग परकुलेशन टैंक का डिजाइन करते हैं तो कौन कौन सा वो पॉइंट नोट करना चाहिए। जब परकुलेशन टैंक का डिजाइन करते हैं उस समय हम लोग को कौन कौन सा पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए, नोट डाउन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वेल इरिगेशन। वेल इरिगेशन क्या होता है, ऑल्सो राइट्स इस प्रो एंड कॉन्स, यानी इसका एडवांटेजेज, प्रो मतलब होता है एडवांटेजेज एंड कॉन्स मतलब होता है डिसएडवांटेजेज। मतलब वेल इरिगेशन का क्या क्या लिखना है, एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज बांद्रा इरिगेशन। बांद्रा इरिगेशन के बारे में लिखना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बांद्रा। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बांद्राज कौन कौन से है उसके बारे में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है 1 स्टार वाले क्वेश्चंस में, व्हाट डू यू मीन बाय इल्ड ऑफ वेल, एक्सप्लेन हाउ वी फाइंड इट। मतलब कि इल्ड ऑफ वेल से आप क्या समझते हैं। ठीक, और हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में एक्सप्लेन करना है हमको। तो चलिए आज हम लोग अपना यूनिट ऑफ डिस्कशन यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन था लिफ्ट इरिगेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला, लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है। तो लिफ्ट इरिगेशन के बारे में देखिएगा, it is the method of irrigation in which water is not transported by natural flow but it lifts with pump or other mechanical means, यानी artificial means। देखिए, हम लोग दो तरह का इरिगेशन जानते हैं। पहला होता है फ्लो इरिगेशन, फ्लो, और दूसरा होता है लिफ्ट। ठीक है, फ्लो और लिफ्ट, इस दोनों में अंतर क्या है। फ्लो इरिगेशन ग्रेविटी के थ्रू फ्लो होता है। इसमें जो जो जहाँ पानी वाला सोर्स रहेगा वो अप स्ट्रीम साइड में रहेगा, मतलब ऊंचाई पे रहेगा, और जो हम लोग को जहाँ पे इरिगेशन देना है वो डाउन स्ट्रीम साइड में रहेगा। तो वो हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग का पानी है और यहाँ पे हम लोग का कहीं, एक सेकेंड दिखाते हैं, यहाँ पे पानी है सोर्स कहीं, और यहाँ से हम लोग को कहीं यहाँ पे खेत है। ये पानी है, पानी, और इधर साइड हम लोग का खेत है, यहाँ पे खेत। तो यहाँ से हम लोग को जब पानी यहाँ से यहाँ लाना है तो हम लोग फ्लो इरिगेशन का सहारा ले लेंगे। ओके, लेकिन अगर हमको पानी, अगर मान लीजिए कि ऐसा है स्ट्रक्चर कहीं पे, हम लोग को यहाँ पे खेती करना है और पानी अवेलेबल यहाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिफ्ट इरिगेशन लाएंगे यहाँ से पानी पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो लिफ्ट का मतलब होता है ऊपर ले जाना, ऊपर ले जाकर हम लोग इरिगेशन करते हैं, उसी को बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, तो लिफ्ट इरिगेशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, पंप्स का और अदर मैकेनिकल मीन्स का, यानी कि जनरली पंपिंग सेट का यूज करते हैं ना, नीचे से ऊपर पानी को खींचने के लिए, वही बोल रहा है। इट इज द मेथड ऑफ इरिगेशन इन विच वाटर इज नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय नेचुरल फ्लो, यानी कि जो वाटर होता है नेचुरल फ्लो के द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है, बट इज लिफ्टेड विथ पंप और अदर मैकेनिकल डिवाइस। मतलब यानी कि पंप के द्वारा या अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट के द्वारा पानी को नीचे से सक करके ऊपर ले जाया जाता है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इट इज यूजफुल व्हेन एरिया टू बी इरिगेटेड इज एट द हायर लेवल देन अदर वाटर सोर्सेज। यानी कि क्या है, अभी हम लोग देखें कि क्या, जब वाटर सोर्सेज से ऊपर अगर एरिया रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ वाटर सोर्सेस है और एरिया ऊपर में है, यहाँ पे कहीं हम लोग को खेती करना है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पानी को ले जाके
लिफ्ट करके ले जाएंगे। तो यही बोल रहा है इट इज़ यूजफुल विन एरिया टू बी इरीगेटेड। ये यूजफुल होता है कब? जब एरिया ऑफ इरीगेशन, जहाँ एरिया, जिस एरिया को इरीगेट करना है, इज ए हायर लेवल देन अदर वाटर सोर्सेज, यानी वाटर सोर्स से ऊपर हो। ओके, नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन इज डन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आफ्टर लिफ्टिंग वाटर। देखिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पंपिंग सेट से पानी लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, लिफ्ट करके ऊपर स्टोर कर लेते हैं कहीं, और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हम लोग उसको भेज देते हैं, उसको फ्लो करवा देते हैं। ओके, नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ लिफ्ट इरिगेशन। 3 क्वेश्चंस था। पहला क्वेश्चन क्या था कि लिफ्ट इरिगेशन को लिखना है, उसके प्रो को लिखना है और कॉन्स को लिखना है। तो प्रो मतलब एडवांटेजेस हम लिखने जा रहे हैं। देखिए, मेड इरिगेशन पॉसिबल इवन एट हायर एलिवेशन, यानी कि अगर हायर एलिवेशन पे, मतलब ऊंचाई पे हम लोग का खेत है, तो भी हम लोग को ये पॉसिबल कराता है इरिगेशन करना। अगर लिफ्ट इरिगेशन नहीं रहता तो हम लोग नीचे से पानी ऊपर कैसे ले जाते हैं, तो इरिगेशन नहीं होता। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, वाटर लॉसेस आर लेस, इसमें वाटर लॉस कम होता है। देखिए, जैसे ही हम लोग अगर ऊपर से अगर फ्लो इरिगेशन कराते हैं, फ्लो इरिगेशन कराएंगे, यहाँ से फ्लो इरिगेशन कराएंगे, अगर यहाँ ले जाना है तो हम लोग यहाँ से अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्लो करवा करवा के ले जाते हैं, तो रास्ते में जितना सॉइल्स मिलेगा सब के सब परवियस रहेगा। जितना ज़्यादा, अगर मान लीजिए कि कैनाल को हम लोग लाइनिंग भी कर देते हैं, यानी कि कंक्रीटिंग भी कर देते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ लॉसेस होता है इवेपोरेशन के द्वारा, कैसे न कैसे लॉस होगा। लेकिन अगर हम लोग लिफ्ट करके डायरेक्ट पानी ले जाते हैं नीचे से ऊपर, तो उसमें लॉसेस बहुत कम होता है, यही कहना चाह रहा है। नेक्स्ट, लैंड इक्विजिशन प्रॉब्लम इज लेस। लिफ्ट इरिगेशन में हम लोग डायरेक्ट ग्राउंड वाटर से पानी निकाल लेते हैं, तो इसमें कैनाल बनाने के लिए जो लैंड एक्वायर करते हैं हम लोग, दूसरे का जमीन लेकर जो कैनाल डिजाइन करते हैं, वो सब नहीं करना पड़ता है, तो ये लैंड एक्वाजिशन नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, आइसोलेटेड डेवलपमेंट इज पॉसिबल एंड मोर पीपुल कैन गेट एडवांटेज फ्रॉम इरिगेशन। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक सुनसान एरिया है, यहाँ पे इतना सुनसान एरिया है, इसमें चारों तरफ से जो एरिया है, इतना दूर का जो एरिया है किसी और का है, और ये खेती करता ही नहीं है, ये इतना दूर जो खेती करता ही नहीं है। ठीक है, इतना दूर खेती नहीं करता है, और आपका जो एरिया है ये वाला है, आपका एरिया ये वाला है। तो अब सिंपल सा लॉजिक है कि जो कैनाल वाला होगा, यहाँ से अगर कैनाल जा रहा है तो कैनाल इधर से ले जाएगा नहीं, क्योंकि इसको इसको तो जरूरत नहीं है ना, इस खेत वाले को जरूरत नहीं है, इसलिए ये क्या करेगा, इधर से कैनाल नहीं ले जाने देगा। जब यहाँ से कैनाल इसके पास तक पहुंचेगा नहीं, दूर दूर तक है, तो दूर तक एक एक आदमी के लिए कैनाल थोड़े ना बिछाएंगे हम लोग। तो इसी के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो लिफ्ट इरिगेशन होता है ये ज़्यादा हेल्पफुल करता है कब, जब आप अकेले हैं, बहुत चारों तरफ से नहीं है कोई खेती करने वाला, आप अकेले हैं, तब क्या होगा, उस समय भी आइसोलेटेड डेवलपमेंट के लिए भी, मतलब सिंगल पीपल के डेवलपमेंट के लिए भी ये पॉसिबल करवाता है। ठीक है, एंड कैन गेट एडवांटेजेस फ्रॉम इरिगेशन। ओके, डिसएडवांटेजेस देखते हैं क्या क्या है। देखिए, पहला है क्या, नीड फॉर कॉम्प्लेक्स पंपिंग एंड पावर इक्विपमेंट, यानी कि हम लोग को पंपिंग सेट का जरूरत पड़ता है, यानी कि मशीन का जरूरत पड़ता है, पावर इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है, बिजली का जरूरत पड़ता है, मशीन और बिजली दोनों। नेक्स्ट, दूसरा, लो अवेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई मेक्स इट अनरिलायबल। अगर मान लीजिए कि देखिए, जब हम लोग मोटर से पानी जब देते हैं, इरिगेशन करते हैं, मोटर से जब पानी पटाते हैं, तो उस समय क्या होता है, देखते हैं अगर जैसे ही लाइट गया तो फिर हम लोग का मोटर बंद हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा सिचुएशन आया कि जहाँ जब लाइट आया ही नहीं, या फिर कम अवेलेबल हुआ, तो इसको अनरिलायबल बना देता है, भरोसा इस पर हम लोग नहीं कर पाएंगे फिर। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नीड ऑफ स्किल पर्सन, यानी कि इसका ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर लिफ्ट कर रहे हैं तो मशीन खराब होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अगर फ्लो होता है, तो उस समय हम लोग को कोई भी मशीन का जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट फ्लो कर लेता है वो। तो यानी कि हाई कॉस्ट लगेगा इसको ऑपरेट करने में, और स्किल लेबर का जरूरत पड़ेगा इसको ऑपरेट करने के लिए। फोर्थ क्या है, इफ लिफ्टिंग इज डन फ्रॉम वेल वी मे गेट लेस डिस्चार्ज इन ड्राई सीजन। मतलब अगर हम लोग वेल से लिफ्टिंग कर रहे हैं, वेल मतलब कुआं से जब लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है, कुआं में जब ड्राई सीजन आता है, यानी समर का सीजन आता है, गर्मी का, उस समय क्या होता है, जल स्तर बहुत नीचे चल जाता है, बहुत कम हो जाता है पानी। तो जब क्या आएगा, जब
समर का सीजन आएगा उस समय हमको डिस्चार्ज बहुत कम मिलेगा, पानी कम ही रहेगा तो पानी कम ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या क्या देखा हम लोगों ने लिफ्ट इरिगेशन के बारे में। तो लिफ्ट इरिगेशन ऐसा इरिगेशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लोअर लेवल से पानी को लिफ्ट करके अपर लेवल पर भी हम लोग पॉसिबल कर लेते हैं इरिगेशन करना और खेती करना, वहाँ पे एग्रीकल्चर करना। ओके, और इसमें क्या होता है, पहले हम लोग लिफ्ट करते हैं और उसके बाद नेचुरली फ्लो होने देते हैं पानी को। ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस में हम लोग क्या देखें। एडवांटेजेस में देखें कि हम लोग जब नीचे हायर लेवल पे खेती करना पॉसिबल बना लिए। दूसरा देखिए कि वाटर लॉसेस कम हुआ। फिर लैंड एक्विजिशन का जो समस्या था वो कम हो गया, अगर आइसोलेटेड डेवलपमेंट करना है वो भी पॉसिबल करवा दिया। डिसएडवांटेज में क्या देखें कि पंपिंग का और पावर इक्विपमेंट का जरूरत पड़ा, इसलिए डिसएडवांटेज हो गया। पावर सप्लाई अगर कम रहा तो अनरिलायबल बना देता है इस सिस्टम को, इसलिए इसका जरूरत पर इसलिए ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। इसको ऑपरेट करने के लिए स्किल पर्सन का जरूरत पड़ता है और हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है। ठीक, और लास्ट में अगर गर्मी का सीजन है तो जो वेल से डिस्चार्ज मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। तो ये सब इसका डिसएडवांटेज हो गया। लास्ट है इसका नेसेसिटी। वैसे इसका नेसेसिटी नहीं पूछा था, हम लोग नेसेसिटी भी देख लेते हैं। लिफ्ट इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर फॉलोइंग रीजन्स। मतलब लिफ्ट इरिगेशन बहुत सारे रीजन्स के लिए नेसेसरी है। पहला रीजन, वेन एरिया टू बी इरिगेटेड इज एट हायर लेवल देन वाटर सरफेस। यानी जो एरिया ऑफ इरिगेशन है वो हायर लेवल पे रहेगा। हम लोग ऊपर में देख लिए, फिर एक ही पॉइंट को बार बार लिखना मतलब समझना अच्छा बात नहीं है। चलते हैं आगे हम। वेन रेनफॉल इज अनसर्टेन एंड इनएडिक्वेट। मतलब जब रेनफॉल का समस्या हो, यानी कि बारिश कम हो रहा है, इनएडिक्वेट हो रहा है, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तब वेयर सर्टेन एरिया हैव टू बी लिफ्ट आउट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी ड्यू टू दियर हायर एलिवेशन। मतलब कोई कोई एरिया ऐसा है जो हायर एलिवेशन पे अवेलेबल है, तो उसके लिए तो लिफ्ट इरिगेशन चाहिए ही। देखिए कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ लिफ्ट इरिगेशन, यानी कि लिफ्ट इरिगेशन का कौन कौन सा कंपोनेंट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है, इनटेक चैनल। पहले इसको देख लीजिए डायग्राम, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये हम लोग का जहाँ वाटर सोर्स है, ये वाटर सोर्स है, और ये हम लोग का जो है हायर लेवल पर जमीन है जहाँ पे हम लोग को खेती करना है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या बनाए, इसमें हम लोग इनटेक वॉल बना दिए। ये वॉल बना दिए नीचे तक पानी, ताकि इसमें जमा हो पानी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे पानी इनलेट है, ये इनलेट पाइप है। ये इनलेट पाइप से क्या होता है, ये जो नीचे में पानी स्टोर है, इस नदी का जो पानी नीचे में स्टोर है, इसके थ्रू इधर चला जाता है। ठीक है, और ये जो है जैकवेल है, जैकवेल फिल हो जाता है। जहां तक है, मान लीजिए कि यहाँ तक है, तो हम लोग यहाँ तक पानी फिल हो जाएगा, पानी फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा देंगे। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, वो हाइड्रोलिक मशीन में आप लोग देखे होइएगा। ठीक है, यहाँ पे उसका कोई डिस्कशन करने का मतलब नहीं है। यहाँ देखिए ये पाइप है जिसको बोलते हैं सक्शन पाइप। क्या बोलते हैं, सक्शन पाइप। इसके थ्रू हम लोग सक कर लिए पानी को, और ये हमारा पंप है। और ये पंप का जो है घर बनाया गया है कि ताकि पंप खराब ना हो। और यहाँ से पानी राइज करके इसको हम लोग क्या भेज दे रहे हैं, यहाँ पे डिलीवरी चैम्बर में भेज दे रहे हैं। यहाँ डिलीवरी चैम्बर का क्या मतलब है, ये इसमें स्टोर करके रखेगा पानी को। ठीक है, अब जब जरूरत होगा उसको भेजेगा, और यहाँ से फिर हम लोग वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर, तो ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है हाउस, यानी कि इंजन इंजन के लिए हाउस लिखा हुआ है, ये वाला जो होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप कहाँ है, ये वाला सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको दिखा देना है कि ये इतना सारा कंपोनेंट होता है। तो देखिए वन बाय वन करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला है इनटेक चैनल, यानी कि इनटेक चैनल जो हम लोग चैनल बनाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। इंटेक वेल ये रहा, जैक वेल या इंटेक वेल, सॉरी ये रहा इंटेक चैनल जहाँ पे पानी हम लोग का अवेलेबल रहता है, इंटेक चैनल हो गया। और ये हो गया इंटेक चैनल, ये हो गया इंटेक वॉल। ओके, नेक्स्ट जैक वॉल, ये हो गया हम लोग जो जैक वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं पानी इधर साइड आने के लिए। उसके बाद इनलेट पाइप, ये है इनलेट पाइप जिससे हम लोग पानी को कहाँ से, इंटेक वॉल से इनलेट
इनटेक वॉल से कहाँ ले जाते हैं, जैक वेल में ले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, इनटेक चैनल, इनलेट वॉल, जैक वेल, उसके बाद इनलेट पाइप, इनलेट पाइप से हम लोग ले जाते हैं इंजन हाउस, ये रहा इंजन हाउस हम लोग का, इंजन हाउस रहा। फिर रेजिंग मेन, रेजिंग मेन किसको कहते हैं, ये जो रेजिंग करके ले जा रहा है इसी को कहते हैं रेजिंग मेन। पानी को ऊपर ले जा रहा है ना, पुश भी लगाता है, यहाँ से पुल करता है, मतलब पानी को सक करता है, यहाँ से भेजता है, पुश करता है, ठीक है। फिर डिलीवरी चैम्बर, ये रहा डिलीवरी चैम्बर। उसके बाद वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये रहा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और पंपिंग का मशीनरी, जो पंपिंग है ये सेंट्रीफ्यूगल पंप कह सकते हैं। ओके, चलिए तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग चलते हैं, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी किया हुआ है, चलिए हम लोग डिस्कस किया हुआ है तो देख लेते हैं। देखिए इनलेट इनटेक चैनल क्या होता है, या रिवर, इनटेक चैनल को हम लोग रिवर बोल सकते हैं। वैसे जो सोर्स ऑफ वाटर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इनटेक चैनल या रिवर। इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर, वाटर यूज इन लिफ्ट इरिगेशन इज टेकन फ्रॉम दिस सोर्स, यानी कि जहाँ से हम लोग वाटर लेते हैं लिफ्ट इरिगेशन के लिए उसको बोलते हैं इनटेक चैनल या इनटेक सोर्स, ठीक है। इनलेट चैम्बर क्या होता है या वेल क्या होता है, इट इज अ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर चैम्बर कंस्ट्रक्टेड नियर बैंक ऑफ रिवर, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एक नदी के किनारे बैंक पर जाके हम लोग इनटेक वॉल बनाते हैं, इनलेट चैम्बर बनाते हैं, जिसमें पानी क्या होता है उसमें परकोलेट करके या फिर परकोलेट नहीं करके ऊपर से चला जाता है फ्लो करके, या फिर परकोलेट करके भी जाता है बहुत सारा पानी वाटर। नेक्स्ट, it has opening in different direction at different levels of for entry of water into the chamber, यानी कि डिफरेंट लेवल पे हम लोग इस पानी को पास होने के लिए जगह बना देते हैं ताकि पानी इसमें चला जाए इनलेट चैम्बर में, ठीक है। ओपनिंग्स आर प्रोवाइडेड विथ स्टील वायर्स मेश टू प्रिवेंट एंट्री टू फ्लोटिंग मटेरियल्स। देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए ये हम लोग का इनलेट इनलेट चैम्बर, और यहाँ पे हम लोग कहीं पे कंस्ट्रक्ट करके रखे हैं क्या क्या सॉरी ये कंस्ट्रक्ट करके नहीं रखे, ये कंस्ट्रक्ट करके हम लोग रखे इनलेट चैम्बर, और ये हम लोग का रिवर इनटेक, यहाँ से जहाँ से पानी लेंगे हम लोग यहाँ पे भी छेद कर देंगे, यहाँ पे भी कुछ छेद कर देंगे, यहाँ पे छेद कर देंगे। साथ ही साथ इसमें स्टील का वायर लगा देंगे, स्टील का वायर लगा देंगे। स्टील का वायर क्या करेगा, यहाँ पे स्टील का वायर, यहाँ पे जैसे छेद है, यहाँ पे जैसे छेद है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टील का वायर लगा देंगे ताकि जो इसमें से फ्लोटिंग पार्टिकल हो जैसे प्लास्टिक वगैरह हो तो इसमें प्रवेश न कर जाए, इसमें प्रवेश न करने के लिए हम लोग स्टील का जाली लगा के रखते हैं, ठीक है। यही कहना चाह रहा है ये। ओपनिंग्स के बाद हम लोग क्या प्रोवाइड करके रखते हैं, स्टील वायर प्रोवाइड करके रखते हैं या मेस प्रोवाइड करके रखते हैं टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फ्लोटिंग मटेरियल, फ्लोटिंग मटेरियल को रोकने के लिए और सैंड सिल्ट को रोकने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए जैकवेल। जैकवेल क्या होता है, वाटर फ्रॉम इनलेट चैम्बर ब्रिंग्स इनटू जैकवेल थ्रू इनलेट पाइप, इट्स अलाउ पंपिंग टू वाटर, यानी कि ये क्या करता है, यहीं से हम लोग पंपिंग करते हैं वाटर का, ठीक है। मेन पॉइंट इसका यही है। टॉप ऑफ जैकवेल इज केप्ट अप्रॉक्स 3.65 टू 4.5 मीटर, यानी कि जो इनलेट जैकवेल का टॉप पॉइंट है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 3.65 तक अप्रॉक्सीमेटली, या 4.5 तक, इतना तक रखा जाता है, ये दोनों के बीच में रखा जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इनलेट पाइप क्या होता है, इट कन्वे ट्रांसपोर्ट या कन्वे और ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम लिफ्ट इनलेट वेल टू जैक वेल, यानी कि ये इनलेट वेल से जैक वेल में पानी को ले जाने का काम करता है। पाइप है ना, पाइप है, कहाँ था पाइप, देखा ना एक बार, देखिए यहाँ पे ये वाला पाइप, यानी कि जो इसमें वाटर स्टोर है उसको इस वाले में ले जाने का काम करता है ये इनलेट पाइप। ओके, देखिए इट फिक्स्ड एट ए इट फिक्स एट ए प्रॉपर ग्रेडियंट, ये स्लोप दिया जाता है ताकि ऑटोमेटिकली पानी इसमें आ जाए, ठीक है। बिना विदाउट ग्रेडियंट के हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर विदाउट ग्रेडियंट के प्रोवाइड करेंगे तो पानी जाने में समस्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज प्रोवाइडेड विथ वॉल्व टू सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज, ये वॉल्व के साथ प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम लोग वॉल्व क्या होता है, जो पानी को बैक जाने से रोकता है, जैसे चापाकल में भी पानी
जैसे ये चापाकल है, ठीक है, तो चापाकल में भी यहाँ पे वाल्व लगा रहता है। यहाँ से जो पानी यहाँ तक आ गया है, नीचे से जो पानी यहाँ तक आ गया है, नीचे से जो पानी यहाँ तक आ गया, इसमें जो पानी आ गया वो फिर नीचे नहीं जाता है। तो वैसे ही इसमें भी एक वाल्व लगा के रखा जाता है ताकि पानी बाउंस बैक ना जाए, पीछे नहीं जाए, बाउंस बैक नहीं, पीछे नहीं जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंजन हाउस और पंपिंग हाउस। इंजन हाउस या पंपिंग हाउस क्या होता है, हम लोग इंजन को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए, पाइप को सुरक्षा, पंपिंग को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए जो हाउस बनाते हैं उसी को बोलते हैं इंजन हाउस। देखिए, इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द टॉप ऑफ जैकवेल फॉर पंप्स, यानी कि टॉप, जैकवेल के टॉप पे प्रोवाइड करते हैं, पंप के ऊपर, मोटर और इंजन से इसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं। राइजिंग मेन किसको कहते हैं, इट इज बिल्ड टू कैरी द पंप वाटर, यानी कि जो पंप करके हम लोग ऊपर ले गए हैं उस वाटर को डिलीवरी सेक्शन तक ले जाने के लिए, डिलीवरी चैम्बर तक ले जाने के लिए राइजिंग मेन काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिलीवरी चैम्बर। डिलीवरी चैम्बर क्या होता है, वाटर फ्रॉम राइजिंग मेन इज कलेक्टेड इनटू डिलीवरी चैम्बर। जो राइजिंग मेन से जो वाटर आया है उसको हम लोग कहाँ कलेक्ट करते हैं, डिलीवरी चैम्बर में। ओके, आफ्टर दैट इट इज अलाउड टू फ्लो इन फील्ड डीचेज ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि इसके बाद हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो डीच बना कर रखते हैं, चैनल बना कर रखते हैं, उसमें फ्लो होने के लिए वाटर दे देते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, कैनाल सिस्टम डिजाइन टू कैरी द वाटर फ्रॉम डिलीवरी चैम्बर टू द फील्ड, यानी कि हम लोग वहां से अब कैनाल को डिजाइन करके रखते हैं, उसके बाद ले जाते हैं वाटर को। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पर्कुलेशन टैंक क्या होता है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट इरिगेशन का मेथड है। देखिए, हम लोग दो तरह का इरिगेशन देखे थे, डायरेक्ट इरिगेशन और इनडायरेक्ट इरिगेशन। डायरेक्ट इरिगेशन में भी बहुत सारा टाइप्स था, इनडायरेक्ट इरिगेशन में अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट इस यहाँ पे देखिए, ये क्या है, हम लोग का अर्थ सरफेस है, ये है हम लोग का अर्थ, ये है वाटर का लेवल, यहाँ पे जैसे वाटर लेवल होता है ना, ये वाटर लेवल है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को वाटर देना, ये सनराइज, सन हो रहा है, यहाँ पे सनराइज है। वाटर लेवल कैसे हम लोग ऊपर लाते हैं उसको देखिए, पर्कुलेशन टैंक होता क्या है कि पहले हम लोग देख लेते हैं उसके बाद। पर्कुलेशन टैंक आर स्मॉल स्केल अर्दन डैम विथ मैशनरी स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, पर्कुलेशन टैंक एक स्मॉल स्ट्रक्चर, स्मॉल स्केल का अर्दन डैम ही होता है, और और विथ मैशनरी स्ट्रक्चर, मतलब उसमें कुछ मैशनरी वर्क भी किया रहता है। ठीक है, आप लोग डैम देखे होइएगा, डैम मतलब वाटर को स्टोर करके जो रखने के लिए किया जाता है, वैसा ही अर्थ का बना हुआ रहता है, मैशनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैशनरी का भी बना हो सकता है, मैशनरी कहने का मतलब होता है ब्रिक या फिर स्टोन का। ओके, द पर्पस ऑफ द पर्कुलेशन टैंक इज टू रिचार्ज द ग्राउंड टेबल स्टोरेज एंड हेंस सीपेज बिलो बेड इज परमिसिबल। मतलब क्या है, हम लोग आखिर पर्कुलेशन टैंक बनाते क्यों हैं, पर्कुलेशन टैंक इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग का जो वाटर टेबल है रिचार्ज हो सके। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि दिन प्रतिदिन हम लोग का पानी का जल स्तर जो है नीचे चलता जा रहा है, तो इसी चलते बहुत सारे शहरों में क्या किया जाता है, वाटर को, जो बारिश का वाटर होता है उसको पर्कुलेशन टैंक में स्टोर कर दिया जाता है ताकि जो वाटर है पर्कुलेट करके करके नीचे चला जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वाटर इज stored on upstream side by constructing small bunds at suitable location। मतलब कि जहाँ पे हम लोग का पानी है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब वाटर को स्टोर करने के लिए छोटा छोटा बंड्स बनाते हैं, मतलब बांध तरीके से छोटा छोटा बनाते हैं और उसमें वाटर को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर स्टोर्ड ऑन अपस्ट्रीम percolates through the pores and joins the underground water tables, thus increases the water level in the well in डाउनस्ट्रीम साइड। जो डाउनस्ट्रीम साइड होता है उसके वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज वहाँ वाटर लेवल रिचार्ज हो जाएगा कैसे, तो पर्कुलेट करके जाएगा। अपस्ट्रीम साइड है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये हम लोग का घर था, यहाँ पे हम लोग का घर था, यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक स्मॉल गड्ढा बना दिए। ठीक है, स्मॉल गड्ढा बना दिए, यहाँ पे जितना भी पानी आ रहा है इसमें हम लोग डालते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं, और स्टोर करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, पानी ये अर्थ का नीचे बना रहता है तो इससे पर्कुलेट होकर होकर नीचे जाएगा, और अर्थ के नीचे जितना भी वाटर टेबल है, जहाँ पे वाटर टेबल है, जहाँ तक वाटर है उसको रिचार्ज करने का काम करेगा। ठीक है, दिस वाटर इज इजिली यूज बाई द फार्मर फॉर इरीगेशन पर्पस इन ए इनडायरेक्ट वे। मतलब ये जो वाटर है इनडायरेक्ट वे में वाटर इरीगेशन के लिए भी यूज आता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए, एडवांटेजेस ऑफ
परकुलेशन टैंक। परकुलेशन टैंक का एडवांटेजेस क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और परकुलेशन टैंक। सही, पहला देखिए, पहले प्रोजेक्ट कॉस्ट इज लेस, यानी कि परकुलेशन टैंक अगर हम लोग को बनाना है तो बहुत पैसा बहुत कम लगता है, ठीक है, तो हम लोग आराम से बना सकते हैं। मेथड एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सिंपल, इसका जो बनाने का प्रोसेस है बहुत सिंपल है, हम लोग बांध ही तो बनाना है ना, आराम से कुदाल लेकर भी जाएंगे और बांध बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बोल रहा है मेथड एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सिंपल। स्किल लेबर एंड हेवी मशीनरी आर नॉट रिक्वायर्ड, स्किल लेबर का जरूरत नहीं होता है और हेवी मशीन का भी जरूरत नहीं होता है। साइट्स नॉट, नेक्स्ट क्या है, साइट्स नॉट सुटेबल फॉर अदर्स टाइप ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट कैन बी यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, मतलब जहाँ पे वैसा वैसा साइट्स जहाँ पे इरिगेशन का अदर सोर्स नहीं अवेलेबल है, अदर मेथड हम लोग यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, परकुलेशन टैंक को। अब देखिए डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस हम लोग को लिखना है परकुलेशन टैंक का। तो परकुलेशन टैंक का डिसएडवांटेज, फर्स्ट पॉइंट देखिए, वाटर परकुलेशन इन अपस्ट्रीम बर्न्स मे नॉट ज्वाइन वाटर टेबल, इट मे रन्स पैरेलल टू द ग्राउंड वाटर टेबल एंड ज्वाइंस इट फॉर अवे फ्रॉम द एरिया ऑफ इरिगेशन। देखिए ये क्या है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो है, हम लोग क्या किए हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बांध बना लिए हैं, ठीक है, यहाँ इधर साइड भी हम लोग कुछ बांध बनाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग वाटर को स्टोर करके रखे हैं, इसमें क्या किए हैं, वाटर को स्टोर करके रखे हैं। यहाँ से परकुलेट हो होकर पानी जा रहा है नीचे, ये परकुलेट होकर पानी नीचे जा रहा है, और यहाँ पे हम लोग ये डाउन स्ट्रीम साइड है, अप स्ट्रीम साइड हो गया जिधर वाटर स्टोर है, ये डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम साइड है, ये डाउन स्ट्रीम साइड है, तो इधर पानी कैसे जाएगा, इधर से परकुलेट होकर जाएगा। तो ऐसा जरूरी है कि इधर से ही परकुलेट होकर जाए, यहीं पे जाए, इधर भी तो जा सकता है, नीचे भी तो जा सकता है परकुलेट होकर, तो यही कारण है कि ये उतना ज़्यादा इफिशियंट नहीं होता है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस में यही लिखा गया है क्या, कि वाटर परकुलेशन इन अपस्ट्रीम बर्न्स मे नॉट ज्वाइन द वाटर टेबल, हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वाटर टेबल को ज्वाइन ना हो, इट मे रन्स पैरेलल टू द ग्राउंड वाटर टेबल एंड ज्वाइन इट अवे फ्रॉम द एरिया ऑफ इरिगेशन, जहाँ हम लोग को एरिया ऑफ इरिगेशन जहाँ पे एरिया है वहाँ से जाकर अगर दूर ज्वाइन होगा तो हम लोग वाटर को नहीं ले पाएंगे। देखिए यहाँ से जब वाटर परकुलेट होकर आता है, यहाँ से जब वाटर परकुलेट होकर आता है तो हम लोग यहाँ पे क्या बना रखते हैं, वेल बना कर रखते हैं, और यहाँ से पानी को हम लोग ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ से पानी को हम लोग सक करके ले जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इधर चला जाए, इस अपोजिट साइड चला जाए, इधर साइड चला जाए, तो वाटर को हम लोग इरिगेशन कर पाएंगे, तो यही फर्स्ट डिसएडवांटेजेस हो गया। सेकेंड देखिए, इफिशियंसी ऑफ परकुलेशन टैंक इज लेस कंपेयर टू अदर इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसका एफिशिएंसी भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोजेक्ट में हम लोग पानी का अवेलेबिलिटी बहुत कम रहेगा इस परकुलेशन टैंक के कारण, इसलिए इसका एफिशिएंसी भी बहुत कम हो जाएगा। इन्वेस्टिंग इज कॉस्टली बिकॉज वी नीड टू चेक द सीपेज प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज कमांड एरिया, मतलब हम लोग को सॉइल को चेक करने पड़ता है, इसलिए ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन में कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। हर एक तरह का सॉइल अगर सीपेज सॉइल रहेगा सीप करने वाला, तभी तो हम लोग वहाँ पे परकुलेशन टैंक कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। साइट सिलेक्शन फॉर परकुलेशन टैंक, यानी कौन कौन सा साइट होना चाहिए जहाँ पे हम लोग परकुलेशन टैंक को बना सकते हैं। पहला देखिए, फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर दियर परकुलेशन टैंक साइट्स, मतलब क्या है, परकुलेशन टैंक अगर हम लोग को बनाना है तो कौन कौन सा रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। पहला देखिए, अवेलेबिलिटी फॉर परवियस बेड, यानी कि परवियस बेड होना चाहिए, ताकि वाटर सीप करके, अगर परवियस बेड नहीं रहेगा, इम्परवियस लेयर रहेगा, तो वाटर सीप ही नहीं करेगा, स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, पहला मेन पॉइंट परवियस बेड होना चाहिए। दूसरा, मटेरियल एंड लेबर शुड बी अवेलेबल नियर बाई, यानी कि जो भी मटेरियल चाहिए, अगर मान लीजिए सॉइल से ही बांध बना रहे हैं या फिर और कोई मटेरियल लग रहा है, और लेबर जो बांध बनाने के लिए लगेगा वो नियर बाई में अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, साइट शुड हैव सफिशिएंट डिस्चार्ज, जहाँ पे हम लोग बना रहे हैं वहाँ पे पानी आते रहना चाहिए कुछ। नेक्स्ट देखिए, सफिशिएंट नंबर ऑफ वेल इज इन द डाउन स्ट्रीम साइड, और डाउन स्ट्रीम साइड में सफिशिएंट नंबर ऑफ कुआं भी बना के रखेंगे हम लोग। अप स्ट्रीम साइड से तो पानी परकुलेट करके जाएगा, साथ ही साथ हम लोग को डाउन स्ट्रीम साइड में, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम साइड में हम लोग को क्या बना के रखना होगा, सफिशिएंट नंबर ऑफ वेल, जैसे यहाँ पे एक वेल बना के रखें वैसे बहुत सारा वेल बना के रखेंगे ताकि हम लोग इरिगेशन कर पाएँ। आई होप आपको समझ में आया होगा ऑल पॉइंट्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, वेल इरिगेशन के बारे में देखते हैं।
वेल इरिगेशन क्या होता है सबसे पहले? तो वेल इरिगेशन इज लार्जली यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एट प्रेजेंट। लिफ्ट इरिगेशन कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल इरिगेशन ऑफ एरिया ऑफ द इंडिया। ठीक है, क्या बोला पहले? सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। वेल इरिगेशन इज लार्जली यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि जो ग्रोइंग क्रॉप्स है उसके लिए सबसे लार्जली यूज होने वाला कौन है? वेल इरिगेशन, जिसको हम लोग लिफ्ट इरिगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी के जो टाइम्स हैं 1/3 मतलब टोटल टाइप्स ऑफ इरिगेशन का, जैसे कैनाल से हम लोग जो पेरिनियल रिवर से जो कैनाल बनाकर इरिगेशन करते हैं, और भी बहुत तरह का इरिगेशन है, उसमें 1/3 इरिगेशन है वो अकेले क्या होता है? टोटल वेल इरिगेशन होता है, मतलब लिफ्ट इरिगेशन। जैसे हम लोग पंपिंग सेट से जो पानी निकाल के ले जाते हैं ना पानी पटाने के लिए, वही वाला इरिगेशन है। ठीक है, इन दिस मेथड वाटर इज एट क्या है? एट प्रेजेंट लिफ्ट इरिगेशन कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल इरिगेशन एरिया ऑफ इंडिया, मतलब 1/3 जो एरिया है इंडिया का, उसमें लिफ्ट इरिगेशन ही प्रीफर किया जाता है। इन दिस मेथड वाटर इज एट लोअर लेवल देन the area to be irrigated and hence water is required to be pumped or lift by the some lifting device, यानी लिफ्टिंग डिवाइस की सहायता से हम लोग वाटर को पंप करके अप मतलब अप स्ट्रीम साइड में ले जाते हैं। अप स्ट्रीम साइड कहने का मतलब अप जो अपर एलिवेशन पे पॉइंट है वहां पे ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेल्स आर ऑफ टू टाइप्स नेमली ओपन वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। वेल्स कितने तरह का होता है? ओपन वेल्स दो तरह का होता है, ओपन वेल्स और ट्यूब वेल्स। ओपन वेल्स और ट्यूबवेल, ट्यूबवेल का नाम तो हम लोग सुने ही हैं, ओपन वेल्स और ट्यूबवेल। अब हम लोग देख लेंगे ओपन वेल और ट्यूबवेल क्या है, नीचे लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग चलेंगे वहीं पे देखेंगे। आउट ऑफ दिस टू ट्यूबवेल्स इरिगेशन हैज बिकम कॉमन इन इंडिया, मतलब ज़्यादातर हम लोग ट्यूबवेल का ही यूज करते हैं। हम लोग जो पंपिंग सेट यूज करते हैं उसी को कहते हैं ट्यूबवेल। चलिए हम लोग देख रहे हैं ओपन वेल्स क्या होता है। एन ओपन वेल्स इज डग इनटू ए ग्राउंड एंड यूजुअली सर्कुलर इन शेप, यानी कि ओपन वेल्स क्या होता है? एक तरह का हम लोग गड्ढा खोद देते हैं जमीन में, और सर्कुलर जनरली खोदते हैं। नेक्स्ट, इट इज ऑफ फेयरली बिग डायमीटर 1.5 to 5 मीटर, यानी कि ओपन वेल का डायमीटर, अगर ओपन वेल और ट्यूबवेल में डिफरेंस पूछें तो डिफरेंस भी याद करते चलिएगा। देखिए सबसे पहले इसका शेप कैसा होता है? तो इसका शेप होता है जनरली सर्कुलर, फिर उसका डायमीटर कितना होता है? बड़ा डायमीटर होता है। ओपन वेल और ट्यूबवेल में डायमीटर किसका बड़ा होता है? ओपन वेल का। फिर डेप्थ पूछेगा तो डेप्थ किसका बड़ा होता है? तो ट्यूबवेल का। तो देखिए पहले थर्ड पॉइंट देखिए, इट्स ड्रॉन वाटर फ्रॉम अपर मोस्ट एक्वीफर, यानी कि सबसे ऊपरी लेयर से हम लोग ले जाते हैं। जैसे देखिए ये हम लोग का लैंड है, ठीक है, वाटर टेबल यहाँ भी होगा कहीं, यहाँ पे भी एक इम्परवियस लेयर होगा। इम्परवियस लेयर मतलब यहाँ से पानी नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे भी पानी होगा कहीं, इसके ऊपर भी कहीं पानी होगा, इसके ऊपर नीचे वाला पे भी कहीं पानी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी कहीं पानी होगा। तो जो ओपन वेल होता है, जब हम लोग गड्ढा खोदते हैं, कुआं जिसको कहते हैं ओपन वेल, ओके, ये हिंदी में कुआं कहते हैं उसको। जब ये कुआं खोदेंगे तो ज़्यादा बड़ा डायमीटर रहेगा, उसका डायमीटर क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, और वो ज़्यादा नीचे तक नहीं खोदते हैं, जहाँ पानी उसको मिल गया अपर लेयर में, जहाँ पानी मिल गया वहीं तक खोदते हैं। द इकोनॉमिकल प्रैक्टिकल डेप्थ ऑफ ओपन वेल इज अबाउट 30 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, मतलब अगर इकोनॉमिकल डेप्थ देखा जाए, मतलब 30 मीटर तक हम लोग खोद रहे हैं, वहां तक पानी मिल जाए तो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा खोदना पड़ रहा है पानी के लिए, तब वो ओपन वेल वहाँ पे अनइकोनॉमिकल हो जाता है, वहाँ पे हम लोग को ट्यूबवेल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द वेल में बी डग इन एलुवियल और नॉन एलुवियल सॉइल, यानी वेल कहीं भी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एलुवियल में भी और नॉन एलुवियल सॉइल में भी। द एलुवियल सॉइल्स द सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम इट इज मोर, मतलब अगर एलुवियल सॉइल में हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वाटर का सप्लाई हम लोग को ज़्यादा मिलेगा। इट मे बी लाइंड विथ ब्रिक्स फ्रॉम इनसाइड, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अंदर से ब्रेकिंग कर देते हैं। जैसे कुआं खोदे, ओपन वेल मतलब क्या होता है? कुआं ही होता है ना। तो कुआं खोदे, इतना खोना, कुआं खोदे, इतना डायमीटर इसका ज़्यादा है, और इसके चारों तरफ से यहाँ पे हम लोग ब्रिक वर्क कर देते हैं, ताकि वाटर इधर सीप करके इस साइड नहीं चला जाए। ठीक है, तो यही लास्ट पॉइंट बोल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं ओपन वेल्स के बारे में। वेल्स हम लोग देखे क्या कि वेल्स दो तरह का होता है, ओपन वेल और ट्यूब वेल।
वेल को ही बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन वाला। तो ओपन वेल किसको कहेंगे? जो कुआं होता है, यानी कि इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, डेप्थ कम होता है, अपर लेयर से पानी को निकालते हैं। जनरली इसका अगर इकोनॉमिकल डेप्थ देखा जाए तो 30 मीटर तक होता है। फिर हम लोग क्या देखें, ये एलुवियल और नॉन एलुवियल दोनों तरह के सॉइल के लिए सही है। और अगर नॉन एलुवियल सॉइल, अगर एलुवियल सॉइल है तो अगर इसका वाटर सप्लाई देखेंगे तो ज़्यादा रहेगा, वाटर सप्लाई ये ज़्यादा करेगा। ठीक है, लोकेशन ऑफ वेल देखते हैं। लोकेशन ऑफ वेल कैसा होना चाहिए? ओपन वेल का लोकेशन देखते हैं। ए वेल शुड बी एज फार एज पॉसिबल लोकेटेड इन सेंटर of the area to be irrigated so that the distance from it is filled will be minimum, losses will be also minimum। मतलब क्या है, मान लीजिए कि इतना दूर का हम लोग को एरिया इरिगेट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहते हैं, लोकेशन सबसे बीच में हो, इसका जो वेल हम लोग खोद रहे हैं सबसे बीच में खोदें, ताकि यहाँ से यहाँ जाने में सब जगह पानी आसानी हो। ओके, तो यही कहना चाह रहा है लोकेशन ए वेल शुड बी एज फार एज पॉसिबल लोकेशन इज सेंटर ऑफ द एरिया टू बी इरिगेटेड। मतलब जितना ज़्यादा हो सके कहाँ रखना है, सेंटर पे रखना है एरिया के, ताकि क्या हो, सो डैट डिस्टेंस फ्रॉम इट, यानी कि ताकि ऐसा हो कि सब जितना भी हम लोग का एरिया है वो मिनिमम लॉस होते हुए उसमें हम लोग फील्ड में इरिगेट कर पाए। आई होप आपको समझ में आया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, इट शुड बी ऑन द हाइएस्ट ग्राउंड सो डैट वाटर में रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द फील्ड। देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम लोग क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं फील्ड का। ठीक है, अभी फील्ड का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ऐसे। ठीक है, सेंटर पोर्शन मान लीजिए कि हम लोग का यहाँ है, ये हम लोग का क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है हम लोग का। जमीन कुछ ऐसा होगा इधर से इधर से, तो ये हम लोग का क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे। अभी सॉरी, यहाँ पे देखिए ऐसे ऊंच नीच जमीन है, ऐसे ऐसे जमीन है। हम लोग क्या किए, सबसे पहले अगर हम लोग को, अरे यार, ये हम लोग का जमीन, हम लोग को अगर सेंटर में कंस्ट्रक्ट करना है तो हम लोग कहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे? मान लीजिए कि हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो सेंटर में हो गया तो यहाँ भी पानी चल जाएगा, यहाँ भी पानी चल जाएगा। तो हम लोग सिर्फ एक ही फैक्टर को नहीं देखेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये तो हायर लेवल पे हो गया यहाँ, तो यहाँ से पानी अब यहाँ पे जा पाएगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हाइएस्ट लेवल जहाँ रहता है ग्राउंड का वहीं पे वेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इट शुड बी सफिशियंटली अवे फ्रॉम अदर नेवर्स वेल, यानी कि जो मान लीजिए कि अगर गड्ढा खोद दिए, यहाँ पे गड्ढा खोने और बगल में इसके एक और गड्ढा खोद दिए, तो फिर दोनों को डिस्चार्ज नहीं मिल पाएगा, दोनों को पानी अच्छा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए सफिशियंट अवे होना चाहिए, जो हम लोग का नेबर वाला वेल्स है उसे कम से कम 100 to 200 मीटर दूर होना चाहिए। द स्पेसिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉइल एंड डेप्थ ऑफ सॉइल सब सॉइल वाटर, यानी कि ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितना डेप्थ मतलब कितना दूरी पर रखेंगे, स्पेसिंग कितना रखेंगे वॉल का, एक वेल से दूसरे वेल का दूरी कितना रखेंगे, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो उसमें से कौन कौन सा फैक्टर आता है, यानी कि डेप्थ ऑफ वाटर का, वाटर डेप्थ कितना है, और नेचर ऑफ सॉइल का कैसा है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रोज देखते हैं वेल इरिगेशन का या लिफ्ट इरिगेशन का। पहला, इंडिपेंडेंस फ्रॉम रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल से ये इंडिपेंडेंस हम लोग को दिला देता है, यानी कि हम लोग वाटर के लिए, जो बारिश के लिए मानसून पे हम लोग डिपेंड नहीं रहेंगे, हम लोग अपना से लिफ्ट करेंगे पानी को और दे देंगे। वेल इरिगेशन प्रोवाइड ए रिलायबल वाटर सोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर रेनफॉल पैटर्न, यानी कि रेनफॉल से ये अलग हटके हम लोग को खुद से रिलायबल बना देता है कि हम लोग खेती कर सके इसके लिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, farmers can irrigate their crops as needed optimizing water usage। मतलब जितना फार्मर्स चाहेगा उसके अनुसार से वो वाटर को ऑप्टिमाइज कर सकता है, जितना वो फार्मर्स चाहेगा उतना ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वाटर कर सकता है, जितना डेप्थ तक वाटर को रखना चाहे। ठीक है, और जब चाहे फार्मर्स कैन दियर क्रॉप्स इरिगेट दियर क्रॉप्स एज नीडेड, जितना चाहे जब चाहे कर सकता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। हम लोग ऊपर में भी डिस्कस कर लिए हैं इसका प्रोज और कॉन्स, लेकिन फिर यहाँ पे भी देख लेते हैं। अब जो पॉइंट आपको याद रहेगा वहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या क्या देख रहे हैं, इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड। अब इम्प्रूव कैसे करेगा क्रॉप की यील्ड को, यील्ड मतलब होता है कितना हम लोग फसल ले रहे हैं। अगर मान लीजिए पहले एक कट्ठा खेत था तो उसमें 100 kg हो रहा है मक्का,
तो अगर मान लीजिए कि इरिगेशन कर रहा है तो एक कट्ठा में ही अगर 120 केजी हो रहा है तो क्रॉप के यील्ड बढ़ गया यहाँ पे, यानी कि उपज बढ़ गया। यील्ड कहने का मतलब होता है उपज। इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड्स यानी कि कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई कैन लीड्स टू हायर क्रॉप यील्ड्स एंड बेटर क्वालिटी। अगर हम लोग कंसिस्टेंटली पानी को सप्लाई कर रहे हैं लिफ्ट इरिगेशन से, हम लोग तो जब चाहे तब पानी सप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम लोग कंटिन्यूसली पानी को सप्लाई करेंगे तब क्या होगा, हम लोग का यील्ड बढ़ जाएगा, क्रॉप का यील्ड बढ़ जाएगा। ठीक है। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल वाटर सोर्सेज। एक्सटर्नल वाटर सोर्सेज जैसे हम लोग रिवर पे, पेरिनियल कैनाल पे, ये सब पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, इसको हम लोग को हटा देता है। रिड्यूस रिलायंस ऑन कैनाल और रिवर वाटर विच कैन बी अनरिलायबल और सब्जेक्टेड टू वाटर डिस्प्यूट। नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इसका कौन्स लिख रहे हैं। अब हम लोग क्या प्रोज देख लिए, अब हम लोग देखेंगे कौन्स। कौन्स मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेजेस। कौन्स मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसका। पहला है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, मतलब ग्राउंड वाटर जहां तक था, अब देखिए मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से पानी सक करके निकाल रहे हैं, पानी सक करके निकाल रहे हैं, तो पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। तो यही बोल रहा है ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन होगा, यानी कि ग्राउंड वाटर टेबल और नीचे चला जाएगा। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर कैन लीड टू डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल, मतलब वो जो वाटर टेबल लेवल है वो डिक्रीज कर जाएगा। कब, जब हम लोग बहुत ज़्यादा पानी को एक्सट्रैक्ट करेंगे तब। हाई इनिशियल कॉस्ट होता है इसका, जब हम लोग वेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा लगता है। ड्रिलिंग ए वेल एंड इंस्टॉलिंग ए पंप सिस्टम कैन बी एक्सटेंसिव, यानी कि हम लोग जब ड्रिल करते हैं, गड्ढा बनाते हैं, उस समय हम लोग को और पंपिंग का कॉस्ट मिलाकर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कॉस्ट लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी कंजप्शन, यानी कि पंप को चलाने के लिए एनर्जी भी चाहिए। तो पंपिंग वाटर फ्रॉम डीप वेल्स रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट एनर्जी, इंक्रीजेज ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि ये क्या करता है, ऑपरेशनल कॉस्ट को बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी चाहिए। लिफ्ट कर रहे हैं ना वाटर को, तो एनर्जी चाहिए, तभी तो नीचे से ऊपर ले जा पाएंगे। अगर हम लोग लिफ्ट करके ना, हम लोग डायरेक्ट अंडर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्लो करवाते हैं तो हम लोग को ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। लास्ट पॉइंट है वाटर क्वालिटी इशूज, यानी कि वाटर का क्वालिटी इशू भी होता है इसमें। देखिए कैसे होता है, देख लेते हैं एक बार। इन सम एरियाज ग्राउंड वाटर में कंटेन हाई लेवल ऑफ मिनरल्स और पोल्यूटेंट्स अफेक्टिंग क्रॉप्स हेल्थ एंड सॉइल क्वालिटी, यानी कि क्या होता है कि कोई कोई एरिया होता है जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तब वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग वाटर को सक करके सप्लाई कर दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्रॉप के भी यील्ड को हार्म पहुँच सकता है। ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। आई होप आपको समझ में आया होगा बांद्रा इरिगेशन के बारे में। ठीक है। बांद्रा एक तरह का प्रोजेक्ट था। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके जो भी पॉइंट होगा। बांद्रा प्रोजेक्ट इज ए माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट सुटेबल फॉर अप टू 2000 हेक्टेयर्स, यानी कि बांद्रा प्रोजेक्ट क्या है, एक तरह का प्रोजेक्ट है। यानी कि माइनर इरिगेशन कहने का मतलब क्या होता है, छोटे स्केल पर जब हम लोग को इरिगेशन करना है, छोटा छोटा एरिया है, यानी कि कितना एरिया है वो उतना होना चाहिए, 2000 हेक्टेयर तक ले। 2000 हेक्टेयर कहने का मतलब क्या है, 2000 गुने 10⁴ क्या मीटर स्क्वायर, इतना एरिया तक के अगर हम लोग को इरिगेट करना है, इतना एरिया तक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बांद्रा का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बांद्रा क्या होता है आखिर, बांद्रा इज ए सिमिलर टू वियर विच इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ए स्मॉल स्ट्रीम टू रेज द वाटर लेवल ऑन द अपस्ट्रीम साइड टू डाइवर्ट द वाटर टुवर्ड्स कैनाल। मतलब क्या होता है, बांद्रा भी एक तरह का क्या है, वियर के जैसा ही है। सिमिलर टू वियर है मतलब बांद्रा भी वियर के जैसा ही। वियर बैराज नाम सुने ना, कि वाटर को स्टोर करने के लिए हम लोग वियर बनाते हैं, और वहां से हम लोग क्या करेंगे, वाटर को ऊपर राइज कर लेंगे, और जहां जहां हम लोग को जरूरत है, जितना तक हम लोग को रेज करना है उतना तक रेज करने के बाद वाटर को डाइवर्ट कर लेंगे, और जहां हम लोग को इरिगेशन का जरूरत है वहां पे इरिगेशन कर लेंगे। इट इज कंस्ट्रक्टेड विथ ब्रिक मशीनरी और स्टोन मशीनरी, मतलब ये किस चीज से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ब्रिक और स्टोन मशीनरी से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और इसका क्रस्ट जो होता है आरसीसी का क्रस्ट बना रहता है। मतलब ये जो हम लोग वियर बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि वाटर यहाँ से, ये जो रिवर है, हम लोग यहाँ पे वाटर कंस्ट्रक्ट कर ली, इसी का क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये कंस्ट्रक्ट किए हैं हम लोग, ये वाला कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो ये वाला में जो कंस्ट्रक्ट किए हैं, एक सेकंड रुकिए, इसको मिटा देते हैं पहले।
ये वाला जो कंस्ट्रक्ट किए हैं तो इसका जो ऊपर वाला लेयर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, आरसीसी का, ताकि इसका इरोजन ना हो। ठीक है। इट इज कंस्ट्रक्टेड विथ ब्रिक मेशनरी और स्टोन मेशनरी विथ आरसीसी क्रस्ट। यानी जो इसका टॉप का आरसीसी क्रस्ट करने का मतलब ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला जो भाग होता है वो किस चीज़ का बना जाता है, आरसीसी का, और जो नीचे का जो भाग होता है वो ब्रिक मेशनरी या स्टोन मेशनरी का बन सकता है। ब्रिक का दीवार जो होता है ना वैसे ही बना हो सकता है। द क्रेस्ट विड्थ वेरीज फ्रॉम अप्रॉक्स 1 मीटर to 3 मीटर। यानी जो क्रेस्ट का चौड़ाई होता है, क्रेस्ट जो ऊपर में सबसे होता है उसका चौड़ाई 1 से 3 मीटर तक होता है। 1 से 3 मीटर इसलिए होता है ताकि हम लोग पासेस भी दे सके ऊपर से रास्ता। एडवांटेजेस क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम बना के दिखाया गया है। डायग्राम कैसा है, ये हम लोग का ये हम लोग का वाटर जा रहा है। वाटर में इधर साइड हम लोग ये बांध कंस्ट्रक्ट कर दिए, और बांध में तो बांध कंस्ट्रक्ट करेंगे, जब वाटर इधर से आ रहा है तो इधर अप स्ट्रीम हो जाएगा, और इधर इधर पानी नहीं जाने दिया जा रहा है तो इधर डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। वाटर इधर साइड राइज कर जाएगा तो हम लोग कैनाल से डाइवर्ट कर लेंगे। तो यही हो गया, छोटा सा डायग्राम है। देखिए इसका एडवांटेजेस क्या है बांद्रा इरिगेशन का। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ थ्री दीज प्रोजेक्ट आर लो। यानी कि बांद्रा इरिगेशन हालांकि छोटा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होता है, लो होता है, कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कैनाल लेंस आर स्मॉलर सो ट्रांजिट लॉसेस आर लोअर एंड हेंस इरिगेशन इफिशिएंसी इज हाई। यानी कि क्या होता है, हम लोग को एरिया कम ही में इरिगेट करना है, इसलिए हम लोग कैनाल छोटा सा बिछा के रखते हैं, तो एरिया ऑफ इरिगेशन क्या होगा, कम होगा। ओके। एरिया ऑफ इरिगेशन कम होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, कैनाल भी छोटा सा बनाते हैं, और जब छोटा कैनाल रहेगा तो लॉस भी कम होगा, सीपेज भी उतना ही दूर में होगा ना, तो इसीलिए कम लॉस देखने को मिलता है इसमें। थर्ड पॉइंट देखिए, मेथड एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सिंपल। यानी कि इसको बनाना सिंपल, मतलब मेथड और कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस इसका सिंपल है। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, साइट नॉट सुटेबल फॉर डैम कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर ऑफ बांद्राज। यानी कि जो डैम बनाने के लिए सुटेबल नहीं है तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ बांद्राज बना देंगे। जैसे यहाँ पे एक बांद्रा बना दिए, फिर यहाँ पे बना देंगे, यहाँ पे बना देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ इधर ले जाएंगे, इधर डाइवर्ट कर लेंगे, इधर से इधर डाइवर्ट कर लेंगे, उस साइड जरूरी है तो उधर डाइवर्ट कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बांद्राज बना सकते हैं हम लोग। डैम जहाँ डैम हम लोग नहीं बना सकते वहाँ पे। डिसएडवांटेजेस देखिए क्या क्या है। इफ मोर वाटर इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन इट कैन नॉट बी यूज इफेक्टिवली। अब देखिए छोटा सा तो एरिया में हम लोग इरिगेशन करने के लिए बांद्रा बना रहे हैं, अगर ज़्यादा वाटर अवेलेबल है तो हम लोग उस वाटर का यूज नहीं कर पाएंगे। तो यही लिखा हुआ है, इफ वाटर इज अवेलेबल, बहुत ज़्यादा मोर वाटर अवेलेबल है फॉर इरिगेशन, अगर ज़्यादा वाटर अवेलेबल, इट कैन नॉट बी यूज इफेक्टिवली, तो हम लोग इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग 10,000 में कितना था, 1,000 था ना, सॉरी 2000 था, 2000 हेक्टेयर तक ले हम लोग जमीन को यूज कर रहे थे, उससे ज़्यादा के लिए हम लोग बनाते नहीं है, इसलिए ये उस समय उपयोगी नहीं रहेगा ज़्यादा। इट इफ बांद्रा इज नॉट कंस्ट्रक्टेड ऑन पेरिनियल रिवर दियर इज अनसर्टेनिटी फॉर सप्लाई। मतलब अगर हम लोग पेरिनियल रिवर पे जो जिस नदी में, पेरिनियल रिवर किसको कहते हैं, जिस नदी में सालों भर पानी रहता है, तो अगर जिस नदी में सालों भर पानी नहीं है उस नदी में हम लोग बांद्रा को अगर बनाते हैं, उस नदी में अगर बांद्रा को बनाते हैं तो क्या होगा, हम लोग अनसर्टेनिटी हो जाएगा सप्लाई के लिए, यानी हर जब चाहे तब हम लोग को वाटर नहीं मिल पाएगा, यानी सालों भर वाटर नहीं मिलेगा। ठीक है। इफ मोर नंबर ऑफ बांद्राज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ए रिवर पीपुल इन डाउन स्ट्रीम साइड मे बी अफेक्टेड। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे बोले ना कि एक बांद्रा यहाँ बना दिए, एक यहाँ बना दिए, एक यहाँ बना दिए, एक यहाँ बना दिए, तो जो यहाँ इधर रहता होगा पर्सन्स, तो उसको तो पानी नहीं ना मिल पाएगा। तो यही बोल रहा है क्या कि इफ नंबर ऑफ बांद्राज आर कंस्ट्रक्टेड देन क्या होगा, जो पीपुल है डाउन स्ट्रीम साइड में, देन क्या होगा, पीपुल इन डाउन स्ट्रीम साइड में बी अफेक्टेड, इसलिए जो डाउन स्ट्रीम साइड में पीपुल है वो अफेक्टेड हो जाएंगे। तो हम लोग बांद्रा में क्या क्या देखें, बांद्रा एक स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है जो कि अप टू एरिया कितना 2000 हेक्टेयर एरिया है, वहाँ तक हम लोग बनाते हैं। ठीक है। बांद्रा एक तरह का सिमिलर है वियर के जैसा, जो कि हम लोग वाटर को जिस लेवल तक राइज करना रहता है वहाँ तक राइज करते हैं, फिर हम लोग किसी कैनाल के थ्रू उसमें हम लोग वाटर को डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है। जो बांद्रा जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन ब्रिक मैशनरी से होता है, या आरसीसी, उसके सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो अर्थ का, सॉरी क्रस्ट जो होता है सबसे ऊपर वाला भाग वो आरसीसी का बना होता है।
और क्रस्ट का जो विड्थ है कहाँ से 1 to 3 मीटर तक वेरी कर सकता है। फिर हम लोग डायग्राम देखे। एडवांटेजेस में हम लोग क्या देखे कि इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लो है। क्यों लो है? क्योंकि हम लोग बहुत छोटा स्केल के लिए बना रहे हैं इसलिए। कैनाल का जो लेंथ है बहुत स्मॉल है, इसलिए हम लोग इसमें जो लॉसेस देखते हैं बहुत कम होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या देखें इसमें, जो इसका कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है और मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। और जो जहाँ हम लोग साइट सुटेबल नहीं है डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ बांद्राज बना सकते हैं। बहुत सारा बांद्रा बना सकते हैं हम लोग, इरिगेशन का यूज कर सकते हैं, इरिगेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। फिर डिसएडवांटेजेस में हम लोग क्या देखें कि अगर मोर वाटर अवेलेबल है इरिगेशन के लिए तो अभी हम लोग इसका इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग का एरिया बहुत कम है इरिगेशन करने के लिए। छोटा छोटा हम लोग कैनाल बना के रखे हैं। उसके बाद कौन सा है, अगर हम लोग गलती से कंस्ट्रक्ट ऐसे नदी पर कर दिए बांद्रा जिस नदी में पानी सालों भर अवेलेबल नहीं है, तो वो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देगा, हम लोग सालों भर पानी से यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये भी उसका डिसएडवांटेजेस है। और लास्ट है क्या, अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ बांद्राज हम लोग कंस्ट्रक्ट कर दिए किसी रिवर पे, तो जो डाउन स्ट्रीम साइड में पीपुल है वो अफेक्टेड हो जाएंगे। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।